मुगल सम्राट औरंगजेब के इस्लामी शरिया शासन के दौरान अपने पिता गुरु तेग बहादुर के सिर काटे जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सिंह मतलब शेर का नाम दिया था। खालसा के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को एक योद्धा के रूप में स्थापित किया, जिसका कर्तव्य था कि वह किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न से निर्दोषों की रक्षा करे। खालसा की स्थापना के साथ ही सिख परंपरा में एक नए चरण की शुरुआत हुई। इसने सिखों के स्थायी नेतृत्व के लिए एक नई संस्था का रूप लिया, जिसने मनसद व्यवस्था की जगह ली। इसके अतिरिक्त खालसा ने सिख समुदाय के लिए एक राजनैतिक और धार्मिक दृष्टि भी प्रदान की और उस दिन से वाहे जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह सिख धर्म का एक अभिन्न अंग बन गया। खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई? खालसा साम्राज्य कितने बड़े क्षेत्र में फैला था? महाराज रणजीत सिंह का क्या योगदान था खालसा साम्राज्य के विस्तार में? आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। ये वो समय था जब औरंगजेब का अत्याचार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। देश भर के हिंदू सहित कश्मीरी पंडित आतंकित थे। बनारस, उदयपुर और मथुरा सहित हिंदुओं की श्रद्धा वाले कई क्षेत्रों में औरंगजेब की फौज मंदिरों को ध्वस्त करती जा रही थी। सन 1669 में हद ही हो गई जब हिंदुओं को नदी किनारे मृतकों का अंतिम संस्कार तक करने से रोक दिया गया। शाही आदेश और जोर जबरदस्ती दोनों के जरिए हिंदुओं पर प्रहार हो रहे थे। गुरु तेग बहादुर कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुस्लिम बनाए जाने का विरोध कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली गए। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा, पर गुरु साहब ने कहा कि शीश कटा सकते हैं पर केस नहीं। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए हर संभव यातना दी, लेकिन असफल रहे। अंततः औरंगजेब के आदेश पर श्री गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग कर दिया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। 3 अन्य सिखों, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल दास, जो उनके साथ दिल्ली आए थे, को भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की हत्या से पहले औरंगजेब ने मरवा डाला था। गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब द्वारा हत्या के बाद उनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बने। खालसा के गठन से कई महीने पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सभी अनुयायियों को 1699 में बैसाखी पर आनंदपुर साहिब आने का निमंत्रण भेजा था, जो कि 30 मार्च को था। आनंदपुर साहिब में हजारों अनुयायी इस शुभ आयोजन के लिए एकत्रित हुए थे। खास तौर पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने निमंत्रण में खालसा पंथ बनाने के अपने इरादे के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी थी, लेकिन एक धार्मिक सत्संग का उल्लेख जरूर किया था। वैसाखी से कुछ समय पहले ही गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पहाड़ी, जिसे अब श्री केसगढ़ साहिब कहा जाता है, पर जमा हुई मंडली को संबोधित किया। उन्होंने सिख परंपरा के अनुसार अपनी तलवार खींची और फिर इकट्ठा हुए लोगों से एक स्वयं सेवक को आगे आने के लिए कहा, जो अपना सिर बलिदान करने के लिए तैयार हो। गुरु को तलवार निकालते देख सब आश्चर्यचकित हो गए और सब शांत हो गए। किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। तब एक आगे आया, जिसे गुरु गोविंद सिंह एक तंबू के अंदर ले गए और अंदर खचाक की आवाज़ आई और गुरु बिना स्वयं सेवक के वापस भीड़ में लौट आए, लेकिन उनकी तलवार पर खून लगा हुआ था। उन्होंने फिर एक और स्वयं सेवक के लिए कहा और उसे लेकर के अंदर गए और वापस आते वक्त उनकी तलवार में खून लगा हुआ था। इस प्रकार 4 बार तंबू से लौटने की उसी प्रक्रिया को दोहराया। 5वां स्वयं सेवक जब उनके साथ तंबू में गया, तब गुरु अपने सभी 5 स्वयं सेवकों के साथ वापस लौट आए और सभी सुरक्षित थे। उन्होंने उन्हें पंज प्यारे और सिख परंपरा में पहला खालसा कहा। ये 5 स्वयं सेवक थे: दयाराम भाई जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। उन्होंने पंज प्यारों को आदि ग्रंथ के पाठ के साथ निर्देशित किया। इस प्रकार खालसा की स्थापना ने सिख परंपरा में एक नए चरण की शुरुआत। इन्होंने खालसा योद्धाओं के लिए एक दीक्षा समारोह और आचरण के नियम भी तैयार किए। सबसे पहले 5 खालसा को दीक्षा देने के बाद गुरु ने 5 को खालसा के रूप में दीक्षा देने के लिए कहा। इसने गुरु को 6वां खालसा बना दिया। उनका नाम गुरु गोविंद राय जी से बदलकर गुरु गोविंद सिंह जी
कर दिया। उन्होंने प्रत्येक सिख में त्याग, स्वच्छता, ईमानदारी, दान और साहस जैसे 5 गुण पैदा किए। उन्होंने सिख कोड ऑफ डिसिप्लिन भी निर्धारित किया। साथ ही खालसा तलवार का प्रयोग केवल आपात स्थिति में ही कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने निर्धारित किया। अर्थात तलवार तब तक नहीं खींची जा सकती जब तक कि शांतिपूर्ण तरीके के सभी प्रयास विफल नहीं हो जाते। इसका प्रयोग केवल आत्मरक्षा और उत्पीड़ितों की रक्षा के लिए किया जा सकता है। उन्होंने खालसा को पंज कक्का, केस, कंघा, कच्छ, कारा और कृपाण धारण करने के लिए भी कहा। सिख धर्म की मूल बातों के अनुसार एक सच्चा खालसा भेदभाव नहीं करता या किसी को नीच आत्मा के रूप में नहीं देखता। वह उत्पीड़ितों की रक्षा में उठ खड़ा होता है और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा दान करता है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खान नामक पठान ने 7 नवंबर 1708 को की थी। मृत्यु से पूर्व उनके द्वारा बंदा सिंह बहादुर को एक हुक्मनामा के साथ पंजाब भेजा गया था। इस हुक्मनामा में लिखा था कि आज से आपका नेता बंदा सिंह होगा। सही मायनों में देखा जाए तो सिखों के राजनीतिक गुरु बंदा सिंह बहादुर थे। बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर में 27 अक्टूबर 1670 में पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। इनका असली नाम लक्ष्मण देव था। गुरु गोविंद सिंह ने नांदेड़ क्षेत्र में बंदा सिंह बहादुर को सिख धर्म में दीक्षित किया था। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा अनुरूप बंदा सिंह बहादुर पंजाब गए और सिखों के अगले नेता बने। बंदा सिंह बहादुर और उनकी फौज ने सबसे पहले सोनीपत और फिर कोयल पर हमला किया। 12 मई 1710 को छोटे साहिबजादों गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे बेटों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद करने वाले वजीर खां की हत्या कर दी और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में सिख राज स्थापित करना था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। साथ ही साथ गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के संकेतक भी चलवाए। मुगल बादशाह फारूक सियार की फौज ने बंदा सिंह बहादुर को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली लाया गया, जहां 16 जून 1716 को मुगल सम्राट के आदेश पर बंदा सिंह और उसके मुख्य सैन्य अधिकारी को मृत्युदंड दे दिया गया। बंदा सिंह बहादुर के पश्चात अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण सिख साम्राज्य कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। 1748 में नवाब करपूर सिंह की पहल से सभी छोटे छोटे साम्राज्यों का दल खालसा में विलय होता है और इस दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया को सौंपा जाता है। बाद में इसे 12 दलों में विभाजित कर दिया जाता है और हर दल को मिशल नाम दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है बराबर। इस प्रकार अगर हम देखें तो पूरा पंजाब अलग अलग मिशल में बट जाता है और यह 12 मिसल का मतलब हुआ कि पूर्ण पंजाब का क्षेत्र 12 अलग अलग क्षेत्रों में बट गया था। सभी मिसल में से सबसे प्रमुख था सुकरचकिया मिसल, जिसके मुखिया थे महासिंह। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुजरावाला वर्तमान पाकिस्तान में इन्हीं महासिंह के घर में हुआ। सही मायनों में देखा जाए तो एक बड़े सिख साम्राज्य की स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। इन्होंने 1799 से 1840 के दरमियान एक बड़े सिख साम्राज्य का गठन किया था। 19वीं सदी की पहली अर्ध शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में एक ताकतवर महाशक्ति के रूप में हुआ था। महाराज रणजीत सिंह के नेतृत्व में उन्होंने स्वयं को पश्चिमोत्तर के सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने खालसा के सिद्धांतों पर एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष हुकूमत की स्थापना की थी, जिसकी आधार भूमि थी पंजाब। सिख साम्राज्य की नींव सन 1799 में रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय पर पड़ी थी। उन्होंने छोटे छोटे मिसलों को एकत्रित कर एक ऐसे विशाल साम्राज्य के रूप में गठित किया जो कि अपने चरमोत्कर्ष पर पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर पूर्व में पश्चिमी तिब्बत तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में मिठानकोट तक फैला हुआ था। इन्हें शेर पंजाब कहा जाता था। यह 1799 से 1849 तक
यह खालसा साम्राज्य उनकी सरपरस्ती में पंजाब में अब तक का एक सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से भी रोके रखा। एक ऐसा मौका भी आया जब पंजाब ही एकमात्र ऐसा सूबा था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. वेलर के मुताबिक अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो शायद पूरे हिंदुस्तान को ही फतह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। 1798-1799 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने और 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। गुरु नानक देव जी के एक वंशज ने इनकी ताजपोशी की। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर भगा दिया। महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रांत थे जैसे पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। उसी समय एक और शक्ति थी जो हमारे देश में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती थी, जिसके लिए सिखों को रोकना जरूरी था। अंग्रेज सिखों के बढ़ते राज से भयभीत थे, जिस कारण सिखों से संधि कर उन्होंने अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करना चाहा। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। इस संधि से सतलज के पूर्व का हिस्सा अंग्रेजों के हाथों में आ गया और सतलज रणजीत सिंह के राज्य की पूर्वी सीमा बन गई। महाराजा रणजीत सिंह के दो प्रमुख मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन जो कि विदेश मंत्री थे और दीनानाथ जो कि वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। शाह शुजा जो कि एक अफगानी अमीर था, दोस्त मोहम्मद से हारकर कश्मीर में पनाह लेकर रह रहा था। उसको कश्मीर के सूबेदार आत्म मोहम्मद ने शेरगढ़ के किले में बंदी बना रखा था। महाराजा रणजीत सिंह ने इसी शाह शुजा को रिहा कराने के बदले में शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम से कोहिनूर का हीरा प्राप्त किया था। उन्होंने पंजाब में कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगा दी, कभी भी किसी को सिख धर्म अपनाने के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने अमृतसर के हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया, तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। 27 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके वंशज ज़्यादा कुशल शासक नहीं बन सके। अंग्रेजों की नज़र तो भारत के हर क्षेत्र में पहले से ही थी, जिसके फलस्वरूप सिख और आंग्लों के दो युद्ध हुए। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में हुआ। द्वितीय युद्ध में हार के बाद पंजाब राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और रणजीत सिंह के वंशज दिलीप सिंह को 50,000 की पेंशन के साथ ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। अगर हम बात करें 19वीं सदी की, तो खालसा आर्मी ने अफगानिस्तान को हराया था। खालसा आर्मी की बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने 1846 में इन्हें भारतीय सेना में शामिल कर लिया, जो बाद में सिख रेजिमेंट के नाम से जानी गई। विश्व की आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत होने के बावजूद सिख तूफान, सुनामी से लेकर बाढ़ और आतंकवादी हमलों तक मानवीय संकटों में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। हर जगह सिख भाईचारे को बढ़ाते हैं और सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे के आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंचते रहें।